ओके ठीक है, अपने बारे में तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया मैंने, सो आई विल स्टार्ट। तो अभी काम करते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं। एनी आइडिया व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? Study of behavior of light. View. स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। सिंपल, अगर बहुत आसान शब्दों में लिखूंगा मैं। ठीक है, अब देखो, इसको जो स्टडी है ना ऑप्टिक्स की, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर मैं दो तरह से लिखूंगा, बाय द वे दिस इज माय स्लाइड मोड, सॉरी प्रेजेंटेशन मोड, जिसमें तुम्हें अगर ये चीज दिख रही है ना, ये नीचे ये कलर अलग अलग दिख रहे हैं ऐसे, इट मींस कि मैं रफ में लिख रहा हूँ, मैं फेयर में भी लिखूंगा थोड़ी देर के बाद। अभी मैं ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। तो ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सर तो हमें लिखना है ये जो आप ऊपर ऊपर से लिख रहे ये हो? वाली चीज, हाँ ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझ लो। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकंड पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो वाला पार्ट है जो तुम 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसी को हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। सो हम यही वाली चीज वापस पढ़ने वाले हैं, बट ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट यस, आई वुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज बहुत सारे बोर्ड्स में कुछ कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, तो मैं एकदम स्क्रैच से चालू करूंगा चीजें। अगर किसी का 10th में अच्छा बेस नहीं बना था ऑप्टिक्स का, तो अभी बन जाएगा, इट्स फाइन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड ऑप्टिक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट काफी आसान लगता है और इसके लिए कुछ ज्यादा बेसिक्स नहीं चाहिए होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स कुछ क्लियर होने चाहिए। जैसे एसएचएम नाम का एक चैप्टर है, वो आना चाहिए। फिर वेव्स के बेसिक्स होते हैं, वो आने चाहिए। उसके बाद ही तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ पाते हो। तो ये वाली चीजें हम बाद में करते हैं थोड़ा। जैसे तुम्हारा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एसएचएम उठाएंगे। फिर एसएचएम खत्म होने के बाद वेव्स चालू होगा, फिर वेव्स के बाद साउंड वेव्स, फिर वेव ऑप्टिक्स आता है, जिसको हम लाइट वेव्स भी बोल देते हैं कई बार। ओके, तो एनीवेज ऑप्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। एंड इसकी जो थ्योरीज थी, बहुत शुरू में स्टार्टिंग में किन लोगों ने डेवलप करी थी, साइड बाय साइड बोल सकते हो, बिकॉज वेरी क्लोज इन दोनों लोगों ने अपनी थ्योरीज पब्लिश की थी। इस बंदे ने 1690 में, इस बंदे ने 1704 ईयर में। दिस पर्सन वाज सर आइजैक न्यूटन, दिस पर्सन वाज हाइगन्स। ठीक है, तो अब इसको कई बार लोग हॉयगन्स भी बोलते हैं, बट एनीवेज आई विल कॉल हिम हाइगन्स। तो न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन सेड लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हाइगन्स बोलता है नहीं, लाइट इज अ वेव। फिर अब उस टाइम पे न्यूटन वाज अ मोर पॉपुलर साइंटिस्ट। ठीक है, उसने बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीजें बना दी थी, अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली थी, तो लोग इस बिलीव कर रहे थे कि हाँ यार न्यूटन सही बोल रहा है। प्लस ही हैड अ लॉट ऑफ प्रूफ कि भाई देखो, आज तक तुमने जो भी ऑब्जर्वेशंस तुम्हारी हैं कि भाई लाइट मुड़ जाती है किसी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है, या फिर लाइट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ एंड सो ऑन, उस तरह की ऑब्जर्वेशंस जो है वो इसने एक्सप्लेन कर दी थी अपनी थ्योरी से, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ठीक है, तो लोग न्यूटन की थ्योरी को काफी एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, दिस वाज द पार्टिकल नेचर। तो उसने क्या बोला था कि इसका एक एग्जांपल देता हूं बाय द वे पहले, कि मान लो यार हमारे पास एक बंदूक है। ठीक है, लेट्स से आई हैव अ मशीन गन, एंड इस मशीन गन में से लगातार गोलियां निकल रही हैं। देयर आर बुलेट्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ इट इन सीरीज, लगातार एक के बाद एक के बाद एक। तो यहाँ पर तुम्हें एक रे ऑफ बुलेट्स मिल जाएगी। नाउ ये जो रे है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ बुलेट्स। तो बुलेट्स आर द पार्टिकल्स ऑफ दिस रे। आगे ना, तो सेम तरह से न्यूटन बोलता है कि भाई अगर मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है, इट कैन बी थॉट ऑफ एज a series of many particles which are carrying certain energy. तो उसने बोला था we have many corpuscles of energy which are traveling along this beam, and these corpuscles make the ray. जैसे यहाँ पर these bullets make the ray, वैसे यहाँ पर बोला कि these corpuscles make the ray. उस टाइम उसने corpuscles बोला था उन चीजों को, आज की तारीख में हम उनको photons बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थ्योरी थी न्यूटन की, that was the corpuscular theory, जिसमें वो बोलता था कि भाई light is nothing but a beam containing a lot of particles called corpuscles of energy, जो लगातार आते जा रहे हैं कहीं से, एंड लगातार आते जा रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार लाइट आते जा रही है। ऑन द अदर हैंड हाइगन्स ने क्या बोला था? हाइगन्स बोलता है कि भाई देखो, मान लो हम पानी में एक पत्थर गिरा देते हैं, पानी में पत्थर गिरा दिया,
तो यहाँ पर ऐसे रिपल्स बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं। ऐसा हुआ है कभी? क्या तुमने कभी पत्थर गिराया पानी में? बताओ। Yes, sir. देखो यहाँ पर क्या होता है, हम बोलते हैं भाई जो डिस्टरबेंस है, हमने यहाँ के पानी को डिस्टर्ब किया, उसको हल्का सा हिला दिया, इसको डिस्टर्ब करने की वजह से वो डिस्टरबेंस बाहर की तरफ ट्रैवल करता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ का पानी उठ के यहाँ चला जाता है, नो, यहाँ का पानी यहीं पे रहता है, यहाँ का पानी यहीं पे रहता है, वो बस ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी और यहाँ की डिस्टर्बेंस धीरे धीरे करके बाहर की तरफ ट्रैवल करती है विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। कि ऐसा नहीं कि यहाँ के पार्टिकल्स उठ के यहाँ पर आ गए, बट यहाँ के पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस आगे जरूर ट्रैवल हो गया। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं वेव मोशन। तो हाइगन्स क्या बोलता है कि भाई मान लो यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, आग बना देते हैं। तो हाइगन्स बोलता है कि भाई यहाँ पर कोई चीज शायद ऑसिलेट करने लग जाती है, यहाँ पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है इस आग की वजह से या फिर किसी भी लाइट सोर्स की वजह से, एंड दैट डिस्टर्बेंस स्लोली ट्रैवल्स इनटू द स्पेस। ठीक है, और जैसे जैसे ये डिस्टर्बेंस आगे जा रही है वैसे वैसे लाइट यहाँ पर आगे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने क्या बोला कि भाई, मतलब हो सकता है उसने पत्थर के बारे में ना बोला हो, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया, एनालॉजी दी है तुम लोगों को। तो जैसे यहाँ पर अगर मुझे एक वेव पहुंचानी है तो यहाँ पर एक वेव पैदा कर दो, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दो, अपने आप डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल कर सकते हैं। तो हाइगन्स भी यही बोलता है कि ये मोमबत्ती जलते रहती है, ये लगातार यहाँ पर किसी तरह के डिस्टर्बेंसेस पैदा करती जाती है और वो डिस्टर्बेंसेस आगे ट्रैवल करते जाते हैं। सो एट एनी पॉइंट यहाँ पर डिस्टर्बेंस होते जाते हैं किसी तरह के। वो क्या डिस्टर्बेंसेस है उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। बट दिस वाज हाइगन्स थ्योरी कि भाई लाइट ट्रैवल कर रही है, व्हिच मींस यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है। और अच्छा ये बताओ, हाइगन्स ने क्या बोला, पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं कि कोई डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है? हाइगन्स, disturbance. न्यूटन ने क्या बोला? Particles. उस टाइम पे किसकी थ्योरी एक्सेप्ट ज्यादा थी, ज्यादा एक्सेप्टेड थी? न्यूटन। I said Newton. Newton. Newton sir. तो सबसे पहले लड़ाई में जीत गया न्यूटन। ठीक है, न्यूटन सबसे पहले जीता। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सामने आने लग गए जो न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहे थे, बट हाइगन्स की थ्योरी से एक्सप्लेन हो गए। हाइगन्स की थ्योरी से एक्सप्लेन हो गए, बट अब ऐसा है कि मोर एंड मोर साइंटिस्ट्स केम अप इन सपोर्ट ऑफ हाइगन्स। तो फिर लोगों ने बोला चलो ठीक है, हाइगन्स की थ्योरी सही है, तो हाइगन्स की थ्योरी एक्सेप्ट होने लग गई। हाइगन्स जीत गया। तो पहले फिजिसिस्ट्स मानते थे कि भाई लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स जो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं लाइट रे के अलोंग। फिर बाद में मानने लगे चलो ठीक है, इट्स सम काइंड ऑफ अ वेव, इसमें डिस्टर्बेंसेस ट्रैवल करती हैं सोर्स से बाकी की स्पेस में। तो इस पे अड़ गए सब लोग। फिर काफी टाइम तक यही चला कि ठीक है, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। फिर बाद में एक नया एक्सपेरिमेंट आया जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइंस्टाइन ने भी लिखा है। इनफैक्ट उसके एक इक्वेशन पे बेस्ड उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, हमारे पास नया एक्सपेरिमेंट आया है, ठीक है, मतलब हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमने इसमें ऑब्जर्व किया है, these observations cannot be explained using wave nature of light। बोलता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया जाता है, अच्छे से किया जा सकता है। तो he was like, yeah, I accept कि बाकी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि यू नो वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होते हैं, बट ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है अपना, ये पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो रहा है। तो फिर लोग फिर से सोचने लग गए कि भाई ये क्या चल रहा है। तो फिर आइंस्टाइन ने भी थोड़ा सजेस्ट किया कि भाई एक काम करो, तुम ये बोल दो कि भाई ड्यूअल नेचर है लाइट का, कि भाई लाइट हैज बोथ द नेचर्स एट ऑल टाइम्स। हमेशा लाइट के दोनों तरह के नेचर्स होते हैं, अब उसकी मर्जी है उसको कैसे बिहेव करना है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि भाई हमें पता नहीं रहता है कि लाइट का कौन सा नेचर है, तो हम कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं हमें कि भाई देखो ये हो गया, ये हो गया, हमने लाइट फेंकी, एक इलेक्ट्रॉन उखड़ के आ गया। सो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती है, इन ऑब्जर्वेशंस को तुम दोनों तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। एक काम करो, वेव नेचर से एक्सप्लेन करो, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जिस भी नेचर से एक्सप्लेन हो गई वो वाला नेचर हमें देखने को मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव नेचर वाली थ्योरी काम कर जाती है एक्सप्लेनेशन देने में, कुछ कुछ केसेस में पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी काम कर जाती है एक्सप्लेनेशन देने में। तो हम बोलते हैं लाइट हैज बोथ द नेचर्स,
अब किसी एक्सपेरिमेंट में कोई नेचर देखने को मिलता है, किसी एक्सपेरिमेंट में कोई और नेचर देखने को मिलता है. सो लाइट हैज ड्यूअल नेचर ऑल द टाइम. अब कौन से नेचर से अपने को अपने एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो एक्सपेरिमेंट पे ही डिपेंड करेगा. टू बी ऑनेस्ट हम नहीं बता सकते. फॉलो कर रहे हो भाई थोड़ा बहुत? हाँ सर. Yes, sir. Okay, so I'll write down a few things जो तुम्हें कॉपी करनी चाहिए अब. So this was a brief introduction of optics. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, optics is the study of, is a branch of physics which deals with the study of light. So optics is a branch of physics which deals with the study of light. It's divided into two parts. Sir, now we need to note down this point, sir. Yes, yes, yes. तुम्हें ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी अब. Okay, sir. मैं ये फॉर्मली या फिर ऐसे बोल दो फेयर में लिख रहा हूँ एक तरह से, इसके पहले रफ में लिख रहा था. ठीक है सर, हम चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स डालें या रे ऑप्टिक्स डालें? रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स. अभी हम वेव ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है उसको छुएंगे भी नहीं. अभी हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल या फिर रे ऑप्टिक्स जो भी बोलना है इसको, वो वाला पार्ट पढ़ के इस चैप्टर को बंद कर देंगे. वेव ऑप्टिक्स पे हम बाद में आते हैं. ठीक है. सो देयर आर Okay, टू पार्ट्स sir. ऑफ ऑप्टिक्स व्हिच इज, वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको कई बार रे ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं. And the second part is wave optics. Okay, ये हम बाद में पढ़ेंगे. To be studied later. Sir, this is fair, right? We have to write this down, no? Yes, you have to copy these things. Thank you. This is what we are studying now. ठीक है, कॉपी कर लो तो बता देना. Done, sir. डन सर. सर एक सेकंड सर. Sure. सर एक सेकंड. Anyways मैं और लिखने वाला हूँ. So the light has dual nature. Which means it can behave either as a wave or as a stream of particles. Sir, light is a wave and particle, or light is a wave or particle. देखो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट एक ही चीज से एक्सप्लेन होता है यार. ठीक है, तो एक बार में हमें एक ही नेचर देखने को मिलता है. Sir, so there isn't any experiment which showed both the properties. देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको टू बी ऑनेस्ट हम दोनों चीजों से एक्सप्लेन कर पाते हैं. जैसे रिफ्रैक्शन है. अच्छा नहीं, वैसे रिफ्रैक्शन को टू बी ऑनेस्ट कॉर्पस्कुलर थ्योरी से गलत एक्सप्लेन किया गया था. नहीं यार, मोस्टली इट इज सिंगल थ्योरी. ठीक है, कि सिंगल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाता है. एट वन टाइम वी आर ओनली एबल टू सी वन नेचर. Okay, sir. यहाँ पर और इसलिए लिख देते हैं हम. सो लाइट हैज ड्यूअल नेचर व्हिच मींस इट कैन बिहेव आइदर एज अ वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स हैं वो? पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स. Sir, will there ever be a conclusion of any sort? किस चीज का कंक्लूजन? If the answer is either one of them, or is it actually both? बोथ यार, बोथ. तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई देखो कहीं कहीं लाइट पार्टिकल की स्ट्रीम की तरह बिहेव करेगी, कहीं कहीं इट वुड बिहेव एज अ वेव. ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज पार्टिकल. नो,
नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि यार वो हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और हो सकता है एट द एंड, मतलब लेट्स से जब तक ये 2000s वाला तुम्हारा पूरा सेंचुरी खत्म होगी, तब तक हो सकता है थ्योरी और डेवलप हो जाए, बोले कि नहीं दोनों ही नेचर गलत थे, कोई तीसरा नेचर बता दे और इससे सारी चीजें एक बार में एक्सप्लेन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल है, बिकॉज व्हाट इज फिजिक्स? ऐसा थोड़ी ना कि भगवान ने कोई किताब ऊपर से फेंक दी, हम उसमें से पढ़ के बता रहे हैं लोगों को। इंसान है यार अपन भी, हम इंसान ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ दीज थिंग्स कि ऐसा लगता है, ऐसा है, लगता है ऐसा है। वी आर ट्राइंग टू स्टडी दिस चेस गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड बाय द हायर एंटिटीज, और हम इस चेस गेम को देख देख के इसके रूल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारे रूल्स हम पहली बार में सही पकड़ लें ये जरूरी नहीं है। हाँ कि ना, अग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. तो नेचर ये एक गेम खेल रही है हमारे साथ, मतलब दुनिया में, दुनिया को चला रही है, इट्स लाइक अ गेम, एंड हम इस गेम के रूल्स समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं। दिस इज फिजिक्स, दिस इज साइंस। सर ये फोटोन क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली? फोटोन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज जस्ट अभी तुम्हारे पहले जेनिथ 4, 5, 6 बैच में भी क्लास हुई थी, तब वो बच्चे भी काफी पूछ रहे थे फोटोन क्या चीज है एग्जैक्टली। सो आई विल टॉक अबाउट फोटॉन्स। Sir, when we will know that a light will behave as a particle or a wave? यार ये हर एक्सपेरिमेंट के साथ चेंज हो जाता है, ठीक है? तो तुम्हें याद करना पड़ेगा एक्चुअली कि इस एक्सपेरिमेंट में ये नेचर देखने को मिलता है, इस एक्सपेरिमेंट में ये नेचर देखने को मिलता है। Sir, there is no rule. देयर इज नो रूल। अगर कोई रूल होता तो भाई यहाँ बेचारे फिजिसिस्ट्स में लड़ाइयां ही नहीं होती। कब से लड़े जा रहे हैं, कोई बोलता है पार्टिकल, कोई बोलता है वेव। वो तो आइंस्टाइन वगैरह ने, डी ब्रॉगली वगैरह ने थोड़ा सा शांत किया लोगों को, भाई दोनों मान लेते हैं, चलो ना तेरा ना इसका, दोनों मान लो, शांत हो जाओ। एनीवेज देखो, आई होप इतना लिख लिया हो सब लोगों ने। नाउ आई विल टॉक अबाउट फोटॉन्स। देखो फोटॉन्स जो होते हैं, तुम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे शायद ना देख पाओ कभी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो कि भाई एक एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब चीजें माइक्रोस्कोप के नीचे देखी जा सकती हैं। फोटॉन्स को शायद ना देख पाओ, ठीक है? तो एक तरह से ये एक इमेजिनरी पार्टिकल ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? अब एक इलेक्ट्रॉन और फोटॉन में डिफरेंस क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत बातें करते हैं। कोई भी एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। सबसे छोटा एटम जो हमें मालूम है वो हाइड्रोजन, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। उससे बड़े जो एटम्स होते हैं इनमें और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमें एटम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कई बार उखड़ के बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है? लाइट अगर कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है, कहीं पर रोशनी है, तो वहां अपने को फोटोन देखने को मिलेगा। जब तक लाइट पैदा नहीं होगी तब तक फोटोन भी पैदा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है कि भाई मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये कभी गायब नहीं हो सकता अनलेस ये जाके किसी प्रोटॉन से मिक्स हो जाए, तो ये दोनों मिलके एक न्यूट्रॉन शायद बना दें, कुछ ऐसा हो जाए, एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें। बट अगर ये अकेले बैठा है और ये लेट्स से किसी जगह पर गया, तो ये कभी गायब नहीं होगा। मान लो यहाँ पर एक मेरे पास न्यूट्रल एटम है, इस न्यूट्रल एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन गया और लेट्स से इसने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया मान लो, तो इसके पास ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा व्हिच शोज कि भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन मरा नहीं है, इट इज स्टिल देयर, वो इसके अंदर बैठ गया बस, ठीक है? इसने एब्जॉर्ब कर लिया उसको, बट इट इज स्टिल देयर। बट फोटॉन्स के साथ क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक एटम है और इस एटम पे एक फोटोन आके गिरा, तो ये एटम क्या करता है, उस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ दैट फोटोन स्टॉप्स एग्जिस्टिंग, उसका एग्जिस्टेंस खत्म, उसका काम था इस तक एनर्जी पहुंचाना। जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज स्टिल देयर, वो सेम इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। बट अभी यहां पर क्या है, ये जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो उसके बाद क्या होगा, इसने एनर्जी ले ली उसकी और उसको मार दिया एक तरह से, वो एब्जॉर्ब हो गया, दैट इज नो लॉन्गर टू बी फाउंड एनीवेयर। बट हाँ ये जरूर होता है कि बाद में खुद एक फोटोन लूज कर सकता है, खुद से एक फोटोन एमिट कर सकता है, बट वो फोटोन सेम इस फोटोन जैसा ये जरूरी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये खुद के अगर फोटॉन्स पैदा करेगा वो डिफरेंट फोटॉन्स है,
वो ये वाले फोटोन से उनका रिलेशन हो सकता है, बट ये वाला फोटोन नहीं है वो, टू बी ऑनेस्ट. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स. लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ है. नो, फोटोन का नाम प्रोटॉन जैसा लगता है, बट वो प्रोटॉन जैसा कुछ नहीं है. प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल, जो एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर मिलता है अपने को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको प्रोटॉन बोलते हैं. वो अलग चीज है. फोटोन एक अलग चीज है. फोटोन इज लाइक एन इमेजिनरी पार्टिकल जो हमने लाइट की कुछ बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बना रखा है. ठीक है, अब वो देखा नहीं है अपन ने. फॉलो कर रहे हो क्या? सर तो फोटोन को भी मास होता है क्या? हाँ, फोटोन के पास मास होती है कि नहीं होती है, दैट्स अनदर क्वेश्चन. देखो, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तो इलेक्ट्रॉन की मास तुम्हें बता रखी है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम से, ऐसा कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. फोटॉन्स की बात करें तो यार, फोटॉन्स अलग अलग तरह के होते हैं. एक फोटोन अगर चुपचाप कहीं रुका हुआ है रेस्ट पे, तो उसकी मास है 0. अब वो चलने लग जाए तो उसके पास मास आ जाती है. अब आई नो दिस इज वेरी वियर्ड, बट भाई आइंस्टाइन ने लोगों के होश उड़ा दिए थे अपनी थ्योरी वगैरह देके. ठीक है, तो दिस इज, हियर वी आर गेटिंग इनटू रिलेटिविटी कि भाई मास भी बदल सकती है क्या किसी ऑब्जेक्ट की जब वो चलने लग जाए. हाँ यार, इट कैन चेंज. ठीक है, तो एनीवेज, तो अभी यहाँ पर देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ तुम्हें बस कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, E is equals to hc by lambda. ठीक है, इसमें जो तुम्हारा लैम्डा है, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, और E का मतलब है किसी फोटोन की एनर्जी. तो एक फॉर्मूला होता है जो कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कनेक्ट करता है. ये हम बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में 12th क्लास में. तो ये फॉर्मूला क्या बताता है कि फोटोन की एनर्जी कितनी है इन टर्म्स ऑफ वेव की वेवलेंथ क्या है. इसको h nu भी लिख देते हैं कई बार. तो यहाँ पर अगर मान लो तुम्हें ये पता है कि भाई किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है तुम्हारे पास, तो उस लाइट के अंदर जो फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी वो तुम निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो अब देखो क्या होता है, लाल रंग की लाइट जो है उसकी वेवलेंथ अलग होती है, ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ अलग होती है, इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ अलग होती है, अल्ट्रावायलेट की अलग होती है, एंड सो ऑन. यहाँ पर अलग अलग रंग की लाइट या फिर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के करस्पॉन्डिंग अलग अलग तरह के फोटॉन्स होते हैं, उनकी मासेस अलग अलग होती है. ठीक है, सो मास ऑफ अ फोटॉन वुड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ वेव इज कैरिंग द फोटॉन. कि भाई जिस लाइट वेव के अंदर वो है या फिर जिस लाइट रे के अंदर वो है, उस लाइट रे के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि फोटॉन की मास कितनी है. तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट. तो हम इतना डिटेल में इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट यस, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, ये सब चीजें रिलेटिविटी से थोड़ा सा बहुत कनेक्ट हो जाती हैं. फॉलो कर रहे हो क्या? तो इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो हम जेई के सिलेबस में ये होती है अपने पास. ठीक है, इसके पास, इसके साथ भी क्या होता है, ये भी अगर ट्रैवल करने लग जाए विद अ वेरी लार्ज स्पीड तो इसकी मास बदल सकती है. फोटॉन्स जो होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, लाइट के अंदर बैठे हुए हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं. इतनी ज्यादा स्पीड से जब कोई चीज चलती है तो उसकी मास बदल जाती है. हाँ कि ना? सुना होगा तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में, मास चेंज हो जाती है, ये सब टाइम डायलेशन हो जाता है, ये सब चीजें सुनी है क्या? Yes, sir. तो यहाँ पर भी वही है कि भाई फोटोन अगर चुपचाप बैठा है तो उसकी रेस्ट मास 0. वो स्पीड ऑफ लाइट से जब चलने लग जाता है, मतलब लाइट में होता है, चलती हुई लाइट के अंदर है वो, तब क्या होता है, उसके पास कुछ मास आ जाती है. अब हर फोटोन की मास सेम होती है क्या? व्हाट्स द आंसर टू दैट? जल्दी बताओ. मान लो मेरे पास ब्लू कलर की No. लाइट वर्सेस मेरे पास No, रेड sir. कलर की लाइट है, तो इन दोनों No, sir. अलग अलग मास के फोटॉन्स हो सकते हैं. बट अगर मेरे पास दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स के अंदर लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मासेस सेम होंगी कि अलग अलग? Sir, Same. सेम होंगी. बिल्कुल सही बात है. हाँ यार, बोलो. Sir, they will be of different wavelengths, not of the same mass. हाँ, डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट मास. नहीं, दोनों भी होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Sir, Okay, sir. हाँ यार, बोलो. sir, if an atom absorbs the light ray, sir, will that get some extra mass, sir, that atom? If an atom
What is what? absorbs light ray, sir, will it get extra mass? क्या उसकी मास बढ़ जाएगी? अब देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फॉर्मूला इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, इट शुड। आइंस्टाइन क्या बोलता है कि भाई मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं। किसी चीज की एनर्जी बढ़ गई है तो उसकी मास भी बढ़ गई होगी, किसी चीज की Okay, sir. मास कम हो गई तो उसने एनर्जी लूज कर दी होगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट हम यही अज्यूम करेंगे कि यार दैट चेंज इज वेरी स्मॉल एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। कि अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब कर भी लिया इस एटम ने, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फॉर्मूला जो इसमें इसकी मास में चेंजेस आते हैं, दे आर वेरी माइन्यूट, तो वी वोंट रियली कंसिडर दोस इन आवर जनरल कैलकुलेशंस। बट हाँ, जो तुम बोल रहे हो वैसा जरूर माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर वाला जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। एनीवेज देखो, ये वाला जो Okay, पेज है, ये वाला जो पेज है, इसमें हम काफी ज्यादा डिटेल में बातें कर रहे हैं फोटॉन्स वगैरह के बारे में। इतना डिटेल में अपने को रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, बाय द वे, ठीक है। तो तुम लोग पूछो सवाल, मैं आंसर कर दूंगा, बट अगर किसी को लेट्स से बहुत ही डिफिकल्ट लग रही है ये चीजें समझनी, तो डू नॉट वरी। ये जो पेज चल रहा है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। दिस इज जस्ट टू स्पार्क क्यूरियोसिटी इनसाइड यू गाइस कि भाई ये सब बातें हुई हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं आज तक, ऐसी ऐसी थ्योरीज चली आ रही हैं, ठीक है। एक बार क्यूरियोसिटी जग गई तुम लोगों की इस चैप्टर को लेके, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड आई थिंक जितने तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, आई थिंक यू गाइस आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट लाइट, ठीक है। सर फोटोन का मास बढ़ता है ना स्पीड बढ़ने पे? देखो, फोटॉन्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं यार, तो लाइट किसी भी मीडियम में जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से फोटोन चलेगा, है ना। तो टू बी ऑनेस्ट, स्पीड के साथ रिलेशन तो होता ही उसका, बट मोर देन दैट वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है उसका, ठीक है। तो सर फोटोन ही लाइट होता है? सॉरी सर फोटोन ही लाइट होता है क्या? एक फोटोन लाइट नहीं होता है, बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं एक रे ऑफ लाइट के अंदर, ठीक है। सर जैसे एक गोली फायर कर दूं अगर मैं, तो वुड इट मेक अ रे? नो, बट बहुत सारी गोलियां लगातार आती जा रही हैं कहीं से, तो दे वुड मेक अ रे। तो फोटॉन्स के साथ भी वैसा ही है, अगर मेरे पास बहुत सारे फोटॉन्स लगातार आते जा रहे हैं तो आई वुड सी अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ बोलो, यस सर। कोई कुछ बोल रहा था, एक और सवाल पूछ रहा था। सर वो आपने बोला था ना फोटॉन्स का मास बढ़ता है हायर स्पीड्स पे, तो फिर जब वो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करेगा उसका रिलेटिविस्टिक मास भी बढ़ जाएगा, फिर तो वो कभी रीच नहीं कर पाएगा ना स्पीड ऑफ लाइट। नहीं देखो, स्पीड ऑफ लाइट से तो ट्रैवल करता ही यार वो, दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, हाँ कि ना। तो यहाँ पे अब तुम किस चीज की बात कर रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली। सर आपने बोला था ना स्पीड ऑफ लाइट जैसे बढ़ता है वैसे मास भी बढ़ता है, तो फोटोन का भी मास मतलब बहुत बढ़ जाएगा ना, फिर वो स्पीड ऑफ लाइट अच्छा कैसे कैसे बोल रहे हो? ओके ओके समझ गया। अब देखो, इसकी रेस्ट मास 0 है, ठीक है, तो 0 से बढ़ के कुछ हो रहा है, तो प्रोबेबली थोड़ा अजीब सा फॉर्म आ जाए। हो सकता है यहाँ पर हम डायरेक्टली, एक फॉर्मूला होता है रिलेटिविटी में, m/m0 c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है। आई डोंट सर एग्जैक्टली, रूट ऑफ 1 माइनस c अपॉन v ना? सॉरी, रूट ऑफ 1 माइनस c अपॉन v ऐसा कुछ तो था। बाहर c होता होगा फिर उसमें। अच्छा नहीं वेट, ऊपर हाँ करेक्ट सॉरी, ऊपर mc होता है, ऊपर m0c होता है, और नीचे रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। जो तुम बोल रहे हो उसी फॉर्म में आ जाएगा, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऊपर m0 तो 0 है यहाँ पर, तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पर हम उसके हिसाब से जा नहीं पाएंगे टू बी ऑनेस्ट इधर पे। सही बात है कि अगर मैं v को c के बराबर कर दूं तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वी वोंट बी एबल टू फाइंड द मास ऑफ अ फोटोन। सही बात है, तो हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड वो जो दूसरा तरीका दैट इज दिस फॉर्मूला E = hc/λ। इस फॉर्मूले से हम डेफिनेटली मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम वेव ऑप्टिक्स पे आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस थ्योरी को यहीं पे रहने दो, ठीक है। हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एनी आइडिया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कौन सा नेचर लाइट का इस्तेमाल करते हैं हम, कौन सा नेचर यूज करके एक्सप्लेनेशंस देते हैं? Sir, ray. Particle nature. Particle nature. Sir, Particle nature of wave of light. Particle.
ओके, ना पार्टिकल नेचर से डील करता है ये, ना वेव नेचर से डील करता है, ये किसी भी नेचर से डील ही नहीं करता है। ये बोलता है भाई मुझे उन सब चीजों में घुसना ही नहीं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को सिर्फ एक रे की तरह देखते हैं और कुछ भी नहीं, कि भाई एक लाइन है ये, ठीक है, दिस इज अ लाइन, ये लाइन सीधा 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 ट्रैवल कर रही है जिस तरफ लाइट ट्रैवल कर रही है। कुछ हो जाए तो ये लाइट मुड़ सकती है, रिफ्लेक्शन हो जाए तो ये बेंड होके मुड़ सकती है, रिफ्रैक्शन हो जाए तो ये रे ऑफ लाइट मुड़ सकती है इनटू द मीडियम। तो हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में ना हम पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, ना हम वेव नेचर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हम इतना डेप्थ में घुस के एक्सप्लेनेशंस देते ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इट्स लाइक कि यार हमने जो जो चीजें देखी हैं बेसिक से लॉज, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इन डेप्थ घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ वो जो लाइट की रे है, रे को कंसिडर करके हम बात कर सकते हैं। वो रे किस चीज से बनी उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। सो इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी वुड नाइदर कंसिडर पार्टिकल नेचर नाइदर वेव नेचर, दोनों में से किसी में घुसने ही नहीं वाले, ठीक है। तो हम फिर पार्टिकल नेचर कब पढ़ेंगे? अगर वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर पढ़ते हैं तो फिर पार्टिकल नेचर कब पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स के टाइम एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस टाइम हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नाइदर ऑफ द टू पढ़ेंगे, यहाँ पर हम वेव नेचर पढ़ेंगे और यहाँ पर जाके हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। फॉलो कर रहे हो क्या? Yes. यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेरे हिसाब से 10th में तुमने पढ़ ली होंगी, तो मैं क्विकली लिख देता हूँ इनको। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज c which is a constant। चाहे किसी भी रंग की लाइट हो, चाहे नीले रंग की लाइट हो, चाहे लाल रंग की लाइट हो, चाहे हरे रंग की लाइट हो, सारी लाइट वैक्यूम में सेम स्पीड c से ट्रैवल करती है। और c की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ होती है। अब एग्जैक्ट देखना है तो तुम वो गूगल कर सकते हो, 2.99 समथिंग 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 इंटू 10⁸ ऐसा कुछ होता है। तो अप्रोक्स स्पीड लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर मैं फेयर में लिख रहा हूँ सीधा, तुम लोग साथ के साथ कॉपी कर सकते हो। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, एंड c की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट हम यही इस्तेमाल करेंगे हमेशा। दूसरी चीज, मैक्सवेल ने बोला कि भाई लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर उसका लॉ है ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसकी कुछ 3-4 लॉज है उसके, ठीक है, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। नॉट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and it is and as it passes through a point, and as it passes through a point, the electric and magnetic field vary at that point. ये वाला जो पॉइंट है ना, तुम्हें इतना समझ में नहीं आएगा अभी, फिलहाल इसको बस लिख लो, बट तुम्हें बाद में समझ में आएगा जब हम वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, हाँ यार बोलो। Sir, means light has magnetic properties. लाइट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखो, ये चुंबक की तरह नहीं है एग्जैक्टली। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी की चीज के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट,
ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट यस थोड़ा बहुत उसी से रिलेशन है कुछ। तो तुम लोग अभी डिटेल में नहीं समझ पाओगे, तो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट। इससे अगला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि भाई लाइट जब ट्रैवल करती है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, और इसका प्रूफ भी हमारे पास कि भाई सन से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर रखे हुए पानी को उबाल सकती है, और इसको उबालने के लिए तो एनर्जी चाहिए थी। ओ मतलब ये लाइट वो एनर्जी लेके आई है। अब इस लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो चलते हुए आ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से, फोटॉन्स जो हैं, तो उनके पास मोमेंटम भी है। सो लाइट कैरीज एनर्जी विद इट एंड मोमेंटम विद इट। लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक अपने साथ मोमेंटम कैरी करके लेके आते हैं। सो लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विद इट। सर पर लाइट का मास तो 0 होता है ना? नहीं, फोटोन अगर रुका हुआ हो तो उसका मास 0 है, बट जब लाइट, अगर वो एक लाइट रे के अंदर एक फोटोन, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, बिकॉज लाइट ट्रैवल करती है किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से वैक्यूम में। और किसी और मीडियम में तो किसी और मीडियम की स्पीड अलग हो सकती है, बट उसमें जो फोटॉन्स है वो बैठे नहीं होंगे, वो चल रहे होंगे। हाँ कि ना? सही बात है। ओके सर, तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 0 ना? रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। ओके यस, सर। करेक्ट। सो लास्ट पॉइंट, अगर मान लो मेरे पास एक लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है मुझे, वेवलेंथ पता है, तो ये लाइट वेव किस स्पीड से ट्रैवल करेगी इस मीडियम में, मैं उसके बारे में लिख सकता हूं। सो स्पीड ऑफ लाइट in terms of its wavelength and frequency is given by v is equals to lambda into f। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें अभी डेराइव करके नहीं दिखाऊंगा मैं, बिकॉज ये बाद में आएगा ही, तो उस टाइम डेराइव करेंगे अपन जब हम वेव वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव्स एंड सो ऑन। फिलहाल तुम इसको बस याद कर सकते हो, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें फिलहाल, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, फिलहाल हम बस एक क्विक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं यार लाइट का। जो भी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी रे ऑप्टिक्स में वो तो अभी मैं चालू करने वाला हूँ अगले पेज से। सर हाँ बोलो। सर और एक फॉर्मूला ना C इज इक्वल टू लैम्बडा म्यू, तो सर वो और ये दोनों अलग है कि दोनों सेम ही है? सेम है। सेम है। फ्रीक्वेंसी को कई बार न्यू भी लिखा जाता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब अगर लेट्स से हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं, वैक्यूम में मेजर कर रहे हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे देगा। लेट्स से पानी में चलती हुई वेव, लाइट वेव का तुमने वेवलेंथ मेजर किया और फ्रीक्वेंसी मेजर करी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लाइट वेव की पानी के अंदर की स्पीड मालूम पड़ जाएगी तुम्हें। सही है? यस सर। तो मतलब सर C और V दोनों सेम है कि डिफरेंट है? मतलब वही चीज है। देखो सी एक स्पेसिफिक स्पीड ऑफ लाइट है। कौन सी स्पीड है? वैक्यूम वाली स्पीड है लाइट की। अब लाइट जैसे जैसे अलग अलग मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदलते जाती है, पानी में अलग स्पीड होगी, ग्लास के अंदर अलग स्पीड होगी एंड सो ऑन। ओके सर। ठीक। सर मतलब यही हुआ ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है कि लाइट कितनी स्पीड से जाएगा आसपास? नहीं यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता एग्जैक्टली। मतलब लेट्स से, अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो कि हवा के ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएं, वैसे कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं वैसे नहीं सर, जैसे वैक्यूम में अलग होती है तो फिर वैसे प्रेशर किधर ज्यादा होगा तो नहीं नहीं, देखो एग्जैक्टली प्रेशर नहीं बोल सकते हम, वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लो ग्लास है, ग्लास के अंदर सिर्फ प्रेशर थोड़ी ना अलग है, उसके प्रॉपर्टीज बहुत अलग तरह की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ग्लास के अंदर किस स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है, दैट वुड नॉट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर कुछ भी प्रेशर हो, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी।
पानी के अंदर भी सेम रहेगी। ओके सर, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है कि एक ही नहीं कंसिडर कर सकता हम। एक मीडियम के अंदर एक कंसिडर कर सकते हो, मीडियम बदल गया तो स्पीड ऑफ लाइट बदल गई। हाँ right. ओके, लिख लिया सब लोगों ने इतना? ये जो बेसिक सर ऑलमोस्ट। यस सर। ओके, मुझे लगा सर था ये फर्स्ट और सेकंड पेज पे कुछ ज्यादा नहीं है ना लिखने के लिए आपने जो दिया? सॉरी, तो फर्स्ट और सेकंड पेज पे कुछ ज्यादा नहीं है ना लिखने के लिए? नहीं नहीं ज्यादा कहाँ है, देखो बाय द वे ये फोटोज नहीं बनानी ओ तुम्हें, अच्छा, ये जैसे हाँ दिखाया। सर वो पता है सर वो। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes. यस सर। Yes sir. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फाइनली जो मेन चैप्टर अपना वो स्टार्ट करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे, विल डील विद प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेज। हम ना ये बोलेंगे भाई वो उसके रे के अंदर क्या है, पार्टिकल है, वो रे ऑफ लाइट, वो वेव है, क्या है, मतलब कैसे ट्रैवल कर रही है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बोलेंगे ट्रैवल करती है लाइट, और ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है इसको एक रे बोल दो, इट्स एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, सो रे ऑप्टिक्स डील्स विद द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। रे ऑप्टिक्स deals with propagation of light, propagation मतलब travel, ठीक है। कि भाई कैसे ट्रैवल कर रही है लाइट स्पेस में, कहीं पर भी कहीं से टकरा गई तो फिर टकराने के बाद उसका ट्रैवल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है क्या, एंड सो ऑन। ये सब चीजें स्टडी करते हैं हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में। व्हाट एग्जैक्टली इज अ रे बाय द वे? तो मान लो इधर पे लाइट, लेट्स से लेजर तुमने ऑन करी, ठीक है, लेट्स से यू स्विच्ड ऑन लेजर, तो लेजर से ऐसी लाइट निकल रही है, तो हम बोलते हैं भाई इस लाइट के अंदर बहुत सारी रेज है, और सारी रेज इस तरफ पॉइंट, मतलब इस तरफ जा रही हैं, सोर्स से आगे की तरफ जा रही हैं। जिस तरफ लाइट ट्रैवल करी उसी तरफ ये रे पॉइंट करेगी। सो अ रे इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, व्हिच इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरफ लाइट ट्रैवल करी उसी तरफ हम रे को डायरेक्ट कर देंगे। सो अ रे इज एन इमेजिनरी लाइन, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। Sir, this we have to write, right? Yes, you have to write these things. Okay, sir. अच्छा, व्हाट इज द बीम ऑफ लाइट, एनी आइडिया? बहुत सारी रेज के कलेक्शन को बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सो बहुत सारी रेज अगर हमारे पास है तो हम बोलते हैं हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट है। सो कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। सर बीम ऑफ लाइट मतलब? हाँ बताता हूँ। मान लो हमारे घर में मैंने खिड़की खोली, ठीक है, मैंने खिड़की खोली एंड वहां से ऐसे सनलाइट आते हुए दिखी मुझे विंडो से, ठीक है। तो उसमें मैं सिर्फ एक लाइन बना पाऊंगा कि बहुत सारी लाइंस बना पाऊंगा, क्या लगता है?
सिर्फ एक सूरज की किरण आ रही होगी, क्योंकि सूरज की किरणें होंगी, वुड देयर बी ओनली वन रे ऑफ लाइट और वुड देयर बी मेनी रेज ऑफ लाइट? क्या लगता है? Many rays of light. देयर वुड बी मेनी रेज ऑफ लाइट, राइट? तो वो जो मेनी रेज ऑफ लाइट है उनके कॉम्बिनेशन को एक बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं कि यार फ्रॉम द विंडो अ बीम ऑफ लाइट इज कमिंग इनसाइड, ठीक है? इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी रेज। तो एक कलेक्शन ऑफ रेज, उसको हम बीम बोल देते हैं। अब बीम ऑफ लाइट काफी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब अगर है मेरे पास, मैंने बल्ब ऑन किया, तो यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन करने के बाद हर तरफ लाइट फैल जाती है, Divergent. लाइट स्प्रेड्स इन द रूम, ठीक? तो इसने जो बीम ऑफ लाइट पैदा करी, इसने जो कलेक्शन ऑफ रेज पैदा करी है, ये रेज ऐसे डाइवर्ज हो गई, यहाँ से पैदा होके फैल गई हर जगह पर, तो इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई दो रेज अगर हमारे पास है, लेट्स से एक रे ये है, एक रे ये है, जैसे जैसे ये स्पेस में ट्रैवल कर रही है, वैसे वैसे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखो ध्यान से, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज इंक्रीजिंग। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं दीज टू रेज आर डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है? सेम तरह से अगर मान लो अब मैं एक लेंस लेता, मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता एंड उसमें से मैं एक लाइट को पास कर देता, ठीक है? लेट्स से यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी, इसको पास कर देता, तो ये क्या करता है, ये बीम ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज कर देता है, यहाँ पर उसको एक पॉइंट पे मिला देता, ठीक है? सारी रेज को एक पॉइंट पे मिला देता। ऐसा करते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। एग्जैक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, पेपर के ऊपर लगाते हैं एंड पेपर को जलाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सन से जितनी भी रेज आ रही हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह पर कॉन्वर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, एक जगह पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेज है, ये जो रेज है यहाँ पर तुम्हें दिख रही हैं, विच आर ट्राइंग टू कम क्लोजर टू ईच अदर, जैसे जैसे आगे जा रही है वैसे वैसे एक दूसरे के नजदीक आती जा रही है, तो बोलते हैं दिस कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम विच इज कॉन्वर्जेंट। तो इसको कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं। और अगर मान लो मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ रेज है, एक बीम है, जिसमें क्या होता है, रेज के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होता विद एज दे आर ट्रैवलिंग, तो इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ कहाँ देखने को मिलती है अपने को? लेजर्स में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल सनलाइट जो पहुंच रही है अर्थ तक, उसकी भी सिर्फ पैरेलल वाली रेज ही पहुंच रही है हम तक। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। यार मान लो ये सन है, ठीक है? सन से इतनी सारी रेज पैदा हुई है, इतनी सारी रेज पैदा हुई है। अच्छा ये बताओ, सन के बहुत क्लोज है अर्थ की बहुत ही ज्यादा दूर है? सर 1.5 मिलियन। सर बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो यहाँ कहीं तुम्हारा अर्थ है, लेट्स से यहाँ कहीं तुम्हारा अर्थ है, तो मान लो मेरे पास दो रेज है, दो तरह की रेज है। मतलब एक रे तो ऐसे बना दो, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक एक रे बना दो, ठीक है? एक रे ऑफ लाइट ये बना दो। अब यहाँ पर मैं दो तरह की रेस के बारे में बात करता हूँ। एक और रे है जो इस काली वाली रे के पैरेलल है, ठीक है? आई विल ड्रॉ अनदर रे व्हिच इज पैरेलल टू दिस ब्लैक कलर्ड रे। वो मैंने ब्लू कलर से बना दी। चलो दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर से। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ग्रीन, चलो ग्रीन दिख रहा है, ठीक है? ये बताओ, ये जो ग्रीन वाली रे है ये अर्थ तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी? क्या लगता है? सेपरेट हो जाएंगी ये दोनों पैरेलल नहीं पहुंचेगी ना? पहुंच सर जाएगी, पहुंचेगी बिकॉज पैरेलल है तो पहुंच जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, पैरेलल है तो पहुंच जाएगी, बिकॉज ब्लैक वाली सीधा 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 जाती है तो अर्थ तक पहुंच जाती है। ये ग्रीन वाली भी इसके जस्ट पास में है, नजदीक है काफी, और दीज टू आर पैरेलल, तो एकदम सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो ये भी पहुंच जाएगी अर्थ तक, हाँ कि ना? बट लेट्स से अगर मैं एक दूसरी रे को कंसिडर करूं जो कि हल्का सा कुछ एंगल बना रही थी यहाँ पर, इसके साथ, इस ब्लैक वाली रे के साथ एक हल्का सा एंगल बना रही थी यहाँ पर, लेट्स से एक दूसरी रे इधर पे ले लेता हूं मैं। ये एंगल बहुत छोटा है, 0.001 डिग्री ऐसा कुछ तो है, बट ये इतना छोटा सा एंगल भी बहुत भारी पड़ जाता है इस रे को, बिकॉज इस छोटे से एंगल पे ये बहुत दूर 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 तक जाए अगर, तो ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एंड ये अर्थ तक पहुंच पाएगी कि ये वाली रे? बताओ कि नहीं पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो अर्थ तक सन की जो रेस पहुंचती हैं वो सिर्फ वो रेस है जो एक दूसरे के पैरेलल है। जो पैरेलल नहीं होती वो पहले ही बिछड़ जाती है, हाँ कि ना? सही बात है। Yes, क्या sir. बोल? तो एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट,
सन रेज रीचिंग द अर्थ, वो पैरेलल होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। डाइवर्जेंट बीम का एग्जांपल क्या है? एक बल्ब ऑन कर दो, बल्ब से जो लाइट रेज निकल रही है वो, इसका एग्जांपल क्या है कि भाई हमने क्या किया, एक कॉन्वर्जिंग लेंस में लाइट रेज, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को पास किया, तो वो थोड़ा सा मिलने की कोशिश करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को? कोई दिक्कत है क्या किसी को? डाइवर्जेंट बीम में भी पैरेलल बीम रह सकती है ना? देखो अब यहाँ पर क्या है, वेरी गुड पॉइंट, कि भाई दिस इज एक्टिंग लाइक द सन, हाँ कि ना? अब इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर चले जाए तो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में जो रेस दिखेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हाँ कि ना? जैसे सन से क्या होता है, सन से बहुत दूर चले जाएं और वहां पर हम छोटा सा एक एरिया देखते हैं, जैसे अर्थ का एरिया देख रहे हैं मान लो, तो अर्थ वाली रीजन में जो भी रेस हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी, बिकॉज जो पैरेलल नहीं थी वो तो पहले ही बिछड़ चुकी हैं, तो ये जो साथ में है अभी तक ये पैरेलल रही होंगी, इसलिए दिख रही हैं। तो इस डाइवर्जेंट सोर्स से बहुत ज्यादा दूर अगर हम चले जाएं तो इसी सोर्स ने जो एमिट की थी लाइट रेज, उसकी कौन सी वाली रेज अपने को देखेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यस, यू आर करेक्ट, कि भाई इन्हीं रेज को अगर हम बहुत दूर जाके कहीं पर ऑब्जर्व करें तो उस छोटे से रीजन में जो भी इसकी रेस पहुंच रही होंगी, दे वुड बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वो सारी रेस नहीं है, वी आर जस्ट लुकिंग एट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल द रेस दैट वर एमिटेड बाय दिस सोर्स। समझ में आ रहा है? यस सर। सर इस इज द रीजन व्हाई जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, इन्फिनिटी से रेज हमेशा पैरेलल आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सनलाइट से जब हम इमेज बनवाते हैं तो हम बेसिकली पैरेलल रेज ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, आगे ना? यस सर। ओके, So can we say that sun rays reaching the earth will be an example of parallel beam, but sun rays in general will be divergent beam? हाँ करेक्ट, सन जो वेव्स पैदा करता है वो असलियत में तो डाइवर्जेंट है, बट ओनली द पार्ट विच इज रीचिंग द अर्थ, या फिर कोई भी मतलब सन से बहुत दूर कहीं पर अगर हम चले जाएं, वहां पर एक एरिया कोई कंसिडर करते हैं, उस एरिया तक जो वेव्स रेज पहुंची हैं, दोज रेज वुड बी पैरेलल टू ईच अदर। यस, go very far away from a divergent beam, from a divergent source of light, and you would find parallel beam of light, parallel beam of light. I hope सबको समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? Yes, sir. Thank you. ओके, आगे बढ़ सकता हूँ? ये तीनों डायग्राम बनाने बाय द वे, you have to draw these 3 diagrams. So definitions are not asked, no? नहीं यार, बट लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज रिविजन के टाइम पे ये हेल्प करेंगे तुम्हें। हाँ सर। लिख लिया? सर डाइवर्जेंट बीम का एग्जांपल क्या बोला है? लाइट बल्ब। So, and what about the example of convergent beam? When a parallel beam of light is passed through a convex lens, तो वो convergent बन जाती है। Thank you, sir. ओके, ठीक, आगे बढ़ जाऊं? Sir, बोलो। sir, if it tends to meet at one point, then also it is called convergent beam, or Yes. when it meets at a point, it is called convergent beam, sir. नहीं यार, टेंडेंसी होनी चाहिए, बस टेंडेंसी होनी Okay. चाहिए। Okay, वो sir. meet कर ही जाएंगे, आगे चलती जाए वो अपने आप मीट कर ही जाएंगे। ओके, नाउ विल कम टू रिफ्लेक्शन नाउ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि तुमने क्लास 10th में सबसे पहले क्या पढ़ा था? यू हैड स्टडीड रिफ्लेक्शन। तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ा, फिर तुम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा, एंड खत्म हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ था? यस सर। यस सर। रिफ्लेक्शन के अंदर तुमने अलग अलग तरह के मिरर्स के बारे में बात करी, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड सो ऑन। रिफ्रैक्शन के अंदर तुमने लेंसेज के बारे में बात कर ली, फिर प्रिज्म के अंदर प्रिज्म के बारे में बात करी, है ना? तो यहां पर भी काइंड ऑफ वैसा ही फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर।
सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन पे आएंगे, फिर हम प्रिज्म्स पे आएंगे। तो विल फॉलो द सेम स्ट्रक्चर एज क्लास 10, बट डिफरेंस क्या होगा, हम 10th क्लास के लेवल से काफी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। वी वुड फाइंड दिस टू बी कंपैरेटिवली इजियर, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तुमने 10th में जो पढ़ा वो तो बहुत ही इजी था, उसके मुकाबले जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है। प्रिज्म वाला भी काफी ज्यादा ऊपर जाएगा, ये तुम्हें फिर भी थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये सब तो आसान है, काफी हमें समझ में आ जाएगा, तो वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं, फिर एकदम से ऐसा लेक्चर आता है जिसमें उनकी फट जाती है, वो सोचते हैं भाई ये क्या हो गया एकदम से। तो यार जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी लेक्चर, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम से लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जबकि असलियत में ग्रेजुअली हो रहा होगा, बस लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग हवा में ले लेते हैं चीजों को। ओके, तो एनीवेज यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, कि भाई मान लो मेरे पास एक सिल्वर का सरफेस है, लेट्स से, जिसको पॉलिश कर दिया, ये चमक रहा है एकदम, तो यहाँ पर अगर मैं लाइट शाइन करूंगा तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। मिरर भी ऐसे ही बनाते हैं। मिरर कैसे बनाते हैं, हम एक पीस ऑफ ग्लास लेते हैं, वी टेक अ पीस ऑफ ग्लास, उसका एक साइड हम पेंट कर देते हैं विद अ सिल्वर पेंट, ठीक है। तो इस तरफ मैंने सिल्वर पेंट कर दिया, तो जो जिस साइड हमने सिल्वर पेंट किया उसको कैसे दिखाते हैं, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, ठीक है। अब मिरर तुम कैसे भी बना सकते हो बाय द वे, तुम या तो प्लेन ग्लास ले लो, या फिर एक स्फेयर का एक हिस्सा कट करके तुम उसको उठा लो। तो अगर मान लो स्फेरिकल ग्लास था मेरे पास, उसको उसका एक हिस्सा मैंने कट कर दिया, अब उसके दो तरह के मिरर बना सकता हूं मैं, या तो उसकी बाहर की साइड को पेंट कर दो, तो उससे तुम्हें ये वाला मिरर मिल जाएगा, तो ये वाला मिरर मिल गया। अग्री करते हो? यस सर। ओके, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ सम स्फेरिकल ग्लास, और उनके किसी एक साइड को पेंट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जिस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द ग्लास, ऑफ द मिरर, सॉरी। एंड जिस साइड पेंट कर रखा है उसको बोलते हैं पेंटेड, या फिर सिल्वर्ड सरफेस, जो भी बोलना है उसको पेंटेड सरफेस बोल देते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हो, यस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलेगा? अब सुनो, यहां पे मैंने 3 मिरर्स बना रखे हैं, एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि तीनों मिरर्स सेम तरह का लॉ फॉलो करते हैं, वुड यू बी सरप्राइज्ड? नो? कौन से लॉ की बात कर रहा हूं मैं, बताओ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? Angle of incidence is equal. Angle of incidence is equal to angle of Angle of incidence equal to angle of incident These ray, three the rays lie in the same so the plane. incident ray, the reflected ray, and the normal are in the same plane. The Okay. incident ray, the reflected ray, and normal all lie in the same plane. Mhm. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. गुड। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन लॉ है रिफ्लेक्शन का वो ये है कि भाई अगर एक सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर एक शाइनी सरफेस है, इससे लाइट आके रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल नाम की एक लाइन होती है, उस लाइन के साथ इंसिडेंट लाइट ने जो एंगल बनाया था, इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया था, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उस सेम लाइन के साथ, वो दोनों एंगल बराबर होते हैं, दे आर इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बातें करते हैं। तो यार लेट्स से मेरे पास इधर पे कोई भी पीस ऑफ ग्लास है, इधर पे लेट्स से कोई भी पीस ऑफ ग्लास है जिसको मैंने अंदर से पेंट कर दिया, ऐसे पेंट कर दिया, यहां से ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब देखो, लेट्स से यहां कहीं लाइट गिरती है, इधर पे कहीं पर लाइट गिरती है, अभी लाइट कहाँ जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, कहाँ जाएगी? सोचते हैं, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, जिधर पे लाइट इंसिडेंट है इस सरफेस पे, उस जगह पे सरफेस को थोड़ा सा एनहांस कर दो कि भाई सरफेस यहाँ पर कैसा दिखता है, उसको जूम करके देखो। यहाँ पर सरफेस ऐसा दिखता है, इस सरफेस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो उसको जूम करके देख सकते हो तुम चाहो तो।
अब एनीवेज इस सरफेस पे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, तो मैंने पर्पल कलर से उस सरफेस को थोड़ा सा एनहांस कर दिया है, एक टेंजेंट बना दी है वहां पर। अब मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा टू द सरफेस, तो पर्पल लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देता हूँ। अब मैथ्स में परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल भी बोला जाता है कई बार, सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन। कहां पर नॉर्मल है, किसके नॉर्मल है? दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट वेयर द लाइट इज इंसिडेंट। अब क्या है, इस नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्ट होके जब ये जाएगी तब ये इस नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना के जाएगी, सेम एग्जैक्ट एंगल बना के जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है सब लोगों को? But sir, it is valid for crooked mirror also. It is valid for all kinds of mirrors. It is valid for all kinds of mirrors. ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर मान लो मैं ध्यान से देखूं, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड मिरर है, इसको भी मैं जूम करके देखूं तो यहाँ पर तुम्हें बीच में कैसा सरफेस दिख रहा है? बताओ, प्लेन सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes sir. तो एट द एंड ऑफ द डे हम किसी भी कर्व्ड सरफेस को ऐसा बोल सकते हैं यार, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल प्लेन सरफेसेस। तो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, इधर पे जस्ट एक मिनट, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, ऐसे बहुत सारी प्लेन सरफेसेस हैं और इन सब से मिला के हमने कर्व सरफेस बना दिया। तो जहां पर लाइट गिर रही है, इधर पे लाइट गिर रही है, तो जिस हिस्से पे गिरी है ये वाला हिस्सा, इस छोटे से हिस्से को एक प्लेन मिरर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Okay. सब लोगों ने फॉलो किया? Sir, so we have to draw a tangent at that point and we have to draw the normal and take that law. बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखो, जिस जगह पे लाइट इंसिडेंट है इस सरफेस पे, वहां पर हमेशा एक टेंजेंट बना दिया करो। फिर उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, लाइट इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इंसिडेंट है लाइट, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो वहां पर बस टच करते हुए निकले। सो दिस इज अ टेंजेंट टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। फिर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे तो उसको नॉर्मल नाम दे दिया जाता है। तो ये वाली वो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर, तो इसको नॉर्मल नाम दिया जाता है। सो यहाँ पर नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। सही ना? क्या बोलते हो? सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। So, the two laws that we discussed, the angle of incidence is equal to angle of reflection. So that is true even for like crooked surfaces, no? Yes, it is valid for curved surfaces as well. बिल्कुल, it is valid for curved surfaces as well. तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता कौन सा एंगल है, ठीक है? तो इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाती है, उसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो टकरा के रिफ्लेक्ट होके चली गई है रे, मतलब टकराने के बाद जो ये बन चुकी है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लिख देता हूं सबसे पहले। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे। सर डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं सर? बिल्कुल यार। ओके। अच्छा, एक ग्लैंसिंग एंगल करके एक एंगल होता है, वो कौन सा एंगल होता है? Sir, behind the mirror. Incident ray और जो प्लेन सरफेस है उनके ये जो टेंजेंट है ना सरफेस को जो टेंजेंट बनाते हैं हम यहाँ पर, उस टेंजेंट के और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। सो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the tangent to the surface, tangent to the reflecting surface.
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले I is equals to R and G plus I is equals to 90 degrees for all surfaces. For all the mirrors. चाहे कैसे भी तरह का मिरर हो, कर्व्ड हो, प्लेन हो, doesn't really matter. यहाँ पर ये दोनों एंगल्स मिलके 90 डिग्रीज बनाते हैं. G एंगल प्लस I एंगल मिलके 90 डिग्रीज बनाते हैं और एंगल I और एंगल R बराबर है. अच्छा बताओ, क्या ये एंगल भी G के बराबर हो जाएगा? बताओ. यस सर। Yes, sir. यस सर। Because इधर पे ये I है और इधर पे भी I के बराबर ही एंगल आ रहा है. ये 90 है, इधर पे ये भी 90 है, तो ये एंगल G है, तो ये एंगल भी G आ जाएगा. सर आप एक सेकंड के लिए इसके पहले वाले स्लाइड भी दिखाओगे? Sure. यस सर, डन, थैंक यू। सर इसमें क्या बहुत सारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री यूज होगा क्या? सॉरी, इसमें क्या बहुत सारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री यूज होगा क्या? अब भाई ज्योमेट्री तो काफी यूज होती है. व्हाट डू यू कॉल यूक्लिडियन ज्योमेट्री एग्जैक्टली? सर मोर लाइक एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और वो सब. हाँ यार, वही प्लेन ज्योमेट्री। हाँ यार, यूज करते हैं, काफी ज्यादा ज्योमेट्री लगती है अपनी. सर बोलो. सर वाला प्रीवियस स्लाइड वहाँ पे आपने बोला था कि कन्वर्जन बीम के लिए सिर्फ टेंडेंसी होनी चाहिए, तो डाइवर्जन बीम के डायग्राम इट इज डाइवर्जन फ्रॉम अ पॉइंट, सो उसके लिए भी सिर्फ टेंडेंसी चली. सॉरी, वापस बोलो. सर कन्वर्जन बीम के लिए सर लाइक रेस की सिर्फ कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होनी चाहिए ऐसे बोला था. सो फॉर डाइवर्जन बीम आल्सो इज इट द सेम थिंग? हाँ, कन्वर्ज अगर हो रही है या फिर होने वाली है उसको कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे. आई थिंक तुम यही पूछ रही हो. तुम्हारा थोड़ा सा ना एंड में वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही. किसी और को समझ में आया कि लास्ट में क्या बोला था? नहीं सर। सर अभी आ रही है? आ रही है, बट वो बीच बीच में ना थोड़ा सा. एनीवेज, तुम बोलो लास्ट में क्या बोला था तुमने? सर तो फिर डाइवर्जन बीम किसी पॉइंट से डेफिनेटली डाइवर्ज होना चाहिए या सिर्फ टेंडेंसी? हाँ देखो, जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंट बीम किसी एक जगह से पैदा हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है. ठीक है, कॉनकेव लेंस में अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट घुसी तो एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बाहर आएगी. तो ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से पैदा हुई, बट वो एक्चुअल में एक पॉइंट से पैदा नहीं हुई. अगर इसको एक्सटेंड कर दे, कोई यहाँ पर सामने खड़े होकर देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा ये एक पॉइंट से आ रही है. हाँ कि ना? बट वो असलियत में एक पॉइंट से नहीं आ रही. आई थिंक दैट्स योर क्वेश्चन. हाँ सर. ओके. यस सर. ये पेज लिख लिया क्या सब लोगों ने भाई? थोड़ा फास्ट लिखो यार, काफी स्लो कर रहे हो तुम लोग. सर फॉर ऑल द मिरर मिनट। मतलब प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स सारे मिरर्स के लिए? सबके, बिल्कुल. देखो यहाँ पे अगर हम देखें, लाइट आई है, लाइट की रे इस तरह से आई. ये जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा कंसिडर करना है. कौन सा हिस्सा? ये वाला जो हिस्सा है, ये तो एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा यार. दिस इज लाइक अ प्लेन मिरर ओनली. छोटा सा हिस्सा हमने उठाया तो प्लेन मिरर जैसा ही दिखेगा मेरे को. जैसे अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लो सरफेस का, तो वो सरफेस थोड़ी ना कर्व्ड दिखेगा तुम्हें. हम रोज सड़क पे जाते हैं, हमें सड़क कर्व होते हुए नहीं फील होती है, हमें सीधी लगती है सड़क. बट कोई स्पेस में जाके देखेगा तो वही सड़क तुम्हें कर्व होते हुए दिखेगी. तो सेम चीज यहाँ पर होती है इस मिरर के साथ. इस मिरर का बहुत ही ज्यादा छोटा टुकड़ा अगर हम उठाएंगे, जैसे अर्थ का बहुत छोटा टुकड़ा उठाते हैं, तो ये टुकड़ा भी हमें स्ट्रेट दिखेगा, एकदम प्लेन मिरर की तरह दिखेगा. तो अभी इस प्लेन मिरर पे भी तुम प्लेन मिरर वाले फॉर्मूलेस लगा दो कि भाई यहाँ पर लाइट आई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. फिर यहाँ पर जो टेंजेंट है, मतलब यहाँ पर जो मिरर तुमने बनाया छोटा सा, इस छोटे से मिरर के और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ ग्लैंसिंग बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस लाल वाले सरफेस को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ. एक्चुअली यहाँ पर एक छोटा सा लाल सरफेस जो बनाया था मैंने, इस पॉइंट पे छोटा सा पार्ट, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया कि भाई ऐसा कुछ तो मेरे पास मिरर का टुकड़ा है इधर पे, मतलब इस मिरर का टुकड़ा है इधर पे.
तो यहाँ पर मैं बड़ा मिरर इमेजिन कर लेता हूँ। फिर दिस इज कॉल्ड द ग्लैंसिंग एंगल एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ये एंगल 90 डिग्रीज होता है। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? जल्दी बताओ। इधर पे दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। Yes. इधर पे एग्जैक्ट इधर पे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, इधर पे एंगल मेजर करेंगे वो 90 डिग्रीज आ जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई यहाँ तक? हाथ उठा के बता दो जल्दी से। The R plus G is also equal to 90 degree. अरे लोग कैसे कम हो गए यार? 160 के आसपास लोग हो गए थे स्टार्टिंग में, क्या हो गया एकदम से? सर बोर हो तो वो जाते हैं क्लास बच्चे खत्म पढ़ाई होने से। को आए सर, क्लास यूजुअली खत्म कितने होने को लोगों को आए, लग गया शायद होगा। सब लोगों ने छोड़ दिया। सर एंड में सब चले जाते यूजुअली कितने लोग आते हैं नॉर्मली क्लासेस में? हैं। सर 160 160 170 के आसपास। और बने रहते हैं आखिर तक? 165 नो सर। Sir, no, कभी कुछ नहीं कुछ है। स्पैमर आए थे उस उन्होंने लीव किया है। ओके ओके चलो ठीक है। एनीवेज 50 लोग हाथ उठा रहे हैं कि ये सर वाला नहीं, पेज 40 मेंबर नहीं है, वो लोग ही है। कोई नहीं यार, बोर हो गए होंगे, सोच रहे होंगे यार ये इतने आसान चीजें हैं, हम खुद से पढ़ लेंगे। एनीवेज पता चलेगा बाद में। ओके बाकी लोग यार, बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? किसी को अगर कोई डाउट है पूछ लिया करो यार प्लीज। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई हाथ नहीं उठा रहे हो तो शायद लेजी हो गए हो, बट तो समझ तो जो बोलो। ग्लैंसिंग एंगल है वो इसके बीच में, मतलब प्लेन मिरर और जो एंगल बन रहा है उसके बीच में है। हाँ, प्लेन मिरर जो है, ये वाला जो प्लेन मिरर है यहाँ पे, इसके और अच्छा। एंगल इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। हाँ और सर। यहाँ पर ग्लैंसिंग एंगल किसको बोलेंगे? जिस जगह पर लाइट इंसिडेंट है उस जगह पर टेंजेंट बना दो, उस जगह पर टेंजेंट बना दो। फिर बोलो कि यार इधर पे जो छोटा सा टुकड़ा है ना मिरर का, हाँ सर। उसको तुम या तो कर्व्ड मिरर का टुकड़ा बोल सकते हो या फिर इस बड़े वाले प्लेन मिरर का टुकड़ा बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, वन एंड द सेम। फिर इस प्लेन मिरर के साथ ये जो एंगल बनाता है उसको ग्लैंसिंग एंगल बोलेंगे। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, इस प्लेन मिरर के साथ जो एंगल बना रही है उसको ग्लैंसिंग एंगल बोलता है। ठीक, ओके कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? यस सर। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देता हूँ। 2 लॉज हैं छोटे छोटे एंड दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेस क्लास। ठीक है, तो और यहाँ सर वो मिरर का टुकड़ा इतना छोटा था कि फर्क नहीं पड़ता ना, या तो प्लेन मिरर बोलो या कर्व मिरर। एग्जैक्टली हम जहां पर ही लाइट गिर रही है ना वो बहुत छोटा सा टुकड़ा है, तो उधर पे तुम उसको प्लेन बोलो या फिर कर्व बोलो, दैट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस। तो प्लेन ही बोल देते हैं हम। जस्ट लाइक कि भाई एक सड़क है, सड़क का छोटा सा हिस्सा उठा रहे हो तो यार वो स्ट्रेट ही दिखेगा तुम्हें। ऊपर से अगर हम जाके देखें स्पेस में से तो अर्थ कर्व्ड दिखती है, वो सड़क भी कर्व्ड दिखेगी, बड़ी सड़क देखेंगे तो, बट उस सड़क का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे वो तो स्ट्रेट ही दिखेगा आपने को, वो बेंड होते हुए नहीं दिखेगा, कर्व होते हुए नहीं दिखेगा। ओके एनीवेज, तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या लॉज है? तो पहला लॉ जो तुम में से कुछ लोगों ने बता भी दिया था कि भाई क्या है फंडा, कि ये लाइन और ये लाइन हमेशा एक ही पेज में बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि तुम पहली दूसरी लाइन को एक पेज में बना दोगे और तीसरी लाइन इस पेपर के बाहर आ रही है, ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक है, तीनों लाइन एक ही पेज में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और लेट्स से ये वाई एक्सिस है, तो ये वाली लाइन अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब यहाँ पर मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ इसको पूरा, और इस लाइन को भी मैं एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाली लाइन जेड एक्सिस के अलोंग आ जाए या फिर जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन के बीच में कहीं पर आ जाए, ऐसा नहीं होगा कभी। ये इसी प्लेन में आएगी। तीनों लाइन हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। वो प्लेन कोई भी प्लेन हो सकता है। फॉलो कर रहे हो? Sir, Yes, sir. so you're trying to say that both the rays are Co-planar. mutually opposite, right? Opposite of what? मतलब एक दूसरे के opposite ही है with respect to normal. मतलब हाँ, नॉर्मल से इक्वल एंगल बना रही है, बट ऑपोजिट बोलना सही नहीं रहेगा यार। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट का तो मतलब ये हो जाता ना कि भाई ये एक ये डायरेक्शन, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये होती है, तो क्या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में either side. हाँ, मतलब आइदर साइड पे ऑपोजिट काइंड ऑफ बोल सकते हो, चलेगा। लाइक इफ यू, बट एग्जैक्टली उससे समझ में नहीं आएगा किसी को। अगर तुम ऐसे लिख दोगे यार ऑपोजिट टू ईच अदर अक्रॉस द नॉर्मल, उससे शायद किसी को समझ में ना आए। तो एनीवेज, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
कि भाई जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, all these three lie in the same plane. अच्छा, normal to what? Normal to the reflecting surface. Lie in the same plane. ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बेसिक एकदम। दूसरा लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। सर सेम प्लेन मतलब तीनों एक्स वाई एक्सिस में लाई करेंगे ना? एक्स वाई प्लेन में, कि अगर मान लो ये एक्स है और ये वाई है और पहली लाइन और दूसरी लाइन एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ हो रही है, तो तीसरी लाइन भी एक्स वाई प्लेन में ही ड्रॉ होगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब इससे ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं उठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नोटबुक है, यहाँ पर मैंने एक पेपर रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने लेट्स से इंसिडेंट रे इधर पे बना दी इस पेपर के अंदर, ऐसे नॉर्मल भी इस पेपर में बना दी, तो ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से किसी एंगल पे बन रही है। इट वोंट बी कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो ऐसे कुछ तो उठ के चली गई इस प्लेन से कुछ एंगल बना के, वैसा नहीं होगा। इट वुड बी इन द प्लेन इटसेल्फ, वो इसी प्लेन में होगी। फॉलो कर रहे हो? ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन में होती हैं। तो अगर मैं दो लाइंस को एक प्लेन में बना पा रहा हूं, तो तीसरी लाइन को भी उसी प्लेन में होना पड़ेगा। वो इस प्लेन से ऊपर या फिर इस प्लेन से नीचे नहीं हो सकती। दैट इज व्हाट इट मींस। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? हाँ सर। यस सर। So angle of incidence is equals to angle of reflection. अब हम दो तीन स्पेशल केसेस ले लेते हैं which are based on these things itself. मैं एक्सेप्शन नहीं बोल रहा हूं। लोग सोचते हैं स्पेशल केस का मतलब होता है एक्सेप्शन। नहीं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इन्हीं को सपोर्ट करते हुए कुछ और चीजें बता रहा हूं मैं, कुछ स्पेशल केसेस कि भाई मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता तो क्या होता, एंड सो ऑन। तो इतना लिख लो, फिर हम लिखते हैं। डन सर। डन। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो Done. हाँ, अगर मान लो ऐसा कुछ है कि मेरे पास इधर पे एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। अब मान लो आई की वैल्यू को 0 कर दें, तो ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के अलोंग ही आ जाएगी। तो ये रहा नॉर्मल और इंसिडेंट रे इसके अलोंग आ जाएगी। ये सब लोग ना माइक म्यूट कर रहे हैं प्लीज। So what I was saying was कि let's say this is the mirror, this is the normal to the mirror. अब मान लो इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, तो क्या एंगल बना रही है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ? 0 degree. 0 डिग्री। हाँ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, हाँ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इसी को वापस मतलब सेम पाथ रिट्रेस करके पीछे वापस आ जाती है। हाँ कि ना? सही बात है। यस सर। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब इंसिडेंस अलोंग द नॉर्मल, अ लाइट रे रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाती है लाइट रे। सही बात है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, तुम एक काम करो, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाओ और इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। यहां पर जो परपेंडिकुलर होगी वो ऐसी कुछ दिखेगी लाइन, यहां पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो ऐसी कुछ दिखेगी। यहां पर देखो परपेंडिकुलर बना के। सही बात है, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। हाँ सर। यस सर।
तो अगर इस तरफ एक लाइट रे आ रही थी तो वो टकरा के वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी। यहाँ पर भी सेम चीज है, लाइट इस तरफ आ रही थी तो टकरा के इस तरफ चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अब सॉरी सर इसमें तो वो पैरेलल हो जाएगा ना सर। क्या चीज पैरेलल हो जाएगा? सर वो अबव वाले का नहीं समझा, उसमें पैरेलल क्यों होगा मतलब? नहीं देखो सुनो, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, ये जो लाल वाला मैंने लाइन बनाई है छोटी सी, हाँ कि ना। हाँ सर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर देखें तो उसका छोटा सा पार्ट ये रेड वाला पार्ट है। इस रेड वाले पार्ट के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनाई, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। तो अगर एक लाइट की रे नॉर्मल के अलोंग आई तो वो यहाँ पर जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेगी, यहाँ की ना, उसी पे वापस चली जाएगी। मानते हो कि वो किसी और रास्ते जाएगी? क्या लगता है? मतलब सर दूसरे रास्ते जाएगी ना सर? नहीं 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 नहीं, सुनो, देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि जब परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता है तो लाइट वापस उसी रास्ते को फॉलो कर लेती है, हाँ कि नहीं? सही बात है। यस सर। लाइट ऐसे आई, टकराई और वो वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी। तो यहाँ पर जब वो टकरा रही है, वो किस एंगल पे टकरा रही है? सरफेस के साथ 90 डिग्रीज पे, हाँ कि ना। पर सर वो कर्व है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर इस कर्व का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम लेंगे, ये छोटा सा हिस्सा, तो ये छोटा सा हिस्सा कैसा होगा? प्लेन होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर इस कर्व का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया मैंने। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। अब ये हिस्सा तो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा ना, अग्री करते हो? यस सर। तो डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये चीजें मैं थोड़ा सा फॉर्मली लिख देता हूँ। तो हम स्पेशल केसेस के बारे में बात करें। स्पेशल केस, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। तो इस केस में क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेती है, मतलब उसी पे वापस लौट जाती है। सो इन दिस केस, in the case of normal incidence, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ही आ रही थी। In this case, the light ray retraces its original path. इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। प्लेन मिरर का एक एग्जांपल लेता हूं। There is a plane mirror. कॉनकेव मिरर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब कुछ रेज बनाते हैं जो नॉर्मल इंसिडेंस पे आएंगी और वापस ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएंगी। तो ये लाइट रे आई, इस तरफ आई और इसी रास्ते को फॉलो करके वापस पीछे भी चली गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर पे 90 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट रे जिस तरफ आई उसी तरफ वापस चलेगी। इस जगह पर अगर मैं बनाऊं, इस जगह पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ की बात करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से बनाते हैं। तो ये रहा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा कुछ है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं मैं ध्यान से, तो लाइन ऐसे कुछ होगी। ये यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। तो अगर एक ऐसी लाइन बनाता मैं, तो ये लाइन इस तरफ आई तो वापस ऐसे आ जाएगी कि भाई इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, रे आई ऐसे, तो टकरा के वापस सेम ओरिजिनल पाथ फॉलो करके चली जाएगी। अग्री करते हैं क्या सब लोग? जल्दी बताओ। सर उधर वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उतना सोचो मत अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। सेम चीज यहाँ पे,
कि भाई अगर मान लो एक लाइट रे आई यहाँ पर, इस जगह पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, तो वापस ओरिजिनल पाथ पे चली जाएगी कि भाई ऐसे आई और जिस जगह पे इंसिडेंट है वहां पे नॉर्मल के अलोंग आ गई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग आ गई, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ही वापस चली जाएगी। एक काम करो, यहां पर नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए, वो ऐसी कुछ दिखेगी, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अब भाई ऐसा फंडा है, अगर इस तरफ एक रे ऑफ लाइट आई होती तो वो वापस ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेती टकराने के बाद। अग्री करते हैं सब लोग? यस जल्दी बताओ, सिंपल है यहां तक चीजें, हाँ कि ना? पर सर अगर वो Yes, sir, done. पैरेलल होगा, नॉट एज एन ऑन द नॉर्मल लाइन, अगर पैरेलल होगा तो लाइक वो केसेस जो हमने पहले 10th ग्रेड में पढ़े थे वो सब अप्लाई होंगे, राइट? सुनो, हम नॉर्मल बनाते कहाँ पे? हम नॉर्मल वहां पे बनाते हैं जहां पर इंसिडेंट रे कांटेक्ट में आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, हाँ कि नहीं? तो मान लो ये मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है, लेट्स से ये ऐसे आई, यहां पर वो कांटेक्ट में आ रही है तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, तो मुझे नॉर्मल कहां बनानी चाहिए? मुझे कहीं और बनानी चाहिए कि इसी पॉइंट पे नॉर्मल बनानी चाहिए? बताओ। सर उसी पॉइंट पे। उसी पॉइंट पे बनाऊंगा। तो ये बताओ, कैन इट बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल? वो इट इज पैरेलल टू द नॉर्मल, ठीक है, ये बात सही है, बट कैन इट बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल, कि नॉर्मल के साथ ही वो हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है? अगर वो पैरेलल है तो क्या लगता है, ओवरलैप हो जाएगी, हाँ कि ना? हाँ सर। तुम एक एग्जांपल दो, तुम क्या सोच रही हो? थिंकिंग कि यार ये मेरी इंसिडेंट लाइट है एंड ये नॉर्मल है ना? हाँ सर। तो देखो, अगर ऐसा होता तुम्हारी इंसिडेंट लाइट जाएगी यहाँ पर, इस जगह से, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, बट अगर इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है तो तुम्हें नॉर्मल भी वहीं से बनानी चाहिए थी ना, वहां से ही निकलते हुए, तो तुम यहाँ पर ऐसे नॉर्मल बनाओगी। सो दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल पैरेलल टू ईच अदर है तो दे वुड ओवरलैप ईच अदर, उनके बीच में कोई पैरेलल डिस्टेंस नहीं होगा, आगे ना, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? बताओ। सर पर 10th ग्रेड में हमने ऐसे पढ़ा था ना कि इट पासेस थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट, ऐसे सब के लाइक पैरेलल होता है तो इट विल पास थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट, और भी केसेस थे ऐसे। समझ गया। उसके बारे में अगर बात करना, आई कैन टॉक। देखो वहां पर हमने क्या पढ़ा है, अगर लेट्स से हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, अब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आई या फिर एक बीम ऑफ लाइट आई जिसमें रेज पैरेलल है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ गई मेरे पास। तो अभी क्या होता है, जब ये यहां से मुड़ के आएगी तो ऐसे आएगी, ये जब यहां से मुड़ के आएगी ये ऐसे आएगी, यहां से मुड़ के जब ये आएगी तो ये ऐसे आएगी। सही बात है, हाँ कि ना? हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, इस जगह पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा ना, इस जगह पे नॉर्मल बनाऊंगा तो वो ऐसी कुछ दिखेगी नॉर्मल। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम चीज यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं नॉर्मल बनाऊं वो ऐसा कुछ है, एंड यहाँ पर मैं नॉर्मल बनाऊं वो ऐसा कुछ है। तो ये बताओ, ये जो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी लाइन इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट है? बताओ। नंबर 2 नंबर 2 सर। क्या लाइन नंबर 1 नॉर्मल इंसिडेंट है? नो सर। वो कुछ तो एंगल बना रही है, देयर इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज नॉन जीरो, हाँ कि ना? तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट द केस जो हम पढ़ रहे हैं, ये अलग चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, मुझे कंफ्यूज हो रहा था नहीं, इट्स अ कॉमन कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ यार, ठीक है? यहाँ पर एक दो छोटे मोटे स्पेशल केसेस और लिखवाने वाला था मैं, बट मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। तो यार आज की क्लास जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, एक तो अपना आपस में इंट्रोडक्शन और एक ऑप्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इतना तो मैं रिवाइज करके आ जाना, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास से मैं होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है? ओके तो देन थैंक यू सर। ओके यार, मैं काम करता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ और ग्रुप का लिंक भिजवा, काम करता हूँ, Thank you, ग्रुप sir. बना Bye. देता हूँ। ओके चलो ठीक है, सी यू गाइस, बाय। सर आप Thank you, रेगुलरली sir. Bye, sir. आपका हर Bye, sir. हफ्ते एक बार रहेगा सर।
नहीं यार, हफ्ते में सर ज्यादा आप भी अच्छा ओके ओके सर Sir, इस हफ्ते suppose Hi, we sir. Thank you, sir. solve mirror. इस हफ्ते में सर सिर्फ एक लेक्चर है क्या अपना? सर दोनों का होमवर्क होगा तो क्या करें? सर 2 लेक्चर है। अच्छा यार, जिस दिन जो भी टीचर होमवर्क देता है उसी दिन निपटा दो। तो पर सर वो फिजिक्स लोग बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिए तो यार देखो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों टीचर्स ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया। अगर दे दिया तो फिर अगले हफ्ते में कम होमवर्क देंगे, है ना? तो तुम मैनेज कर लोगे, डू नॉट वरी। तुम कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक है? एंड तुम लोगों के लिए अच्छी चीज है ये, टू बी ऑनेस्ट, जो डबल ट्रैक चलता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ 2 years तुम्हें 90 चैप्टर्स अपने दिमाग में रखने यार, 30 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट। तो अभी अगर 6 चैप्टर्स तुम मैनेज नहीं कर पाओगे तो उस टाइम 90 चैप्टर्स कैसे मैनेज करोगे? तो हम लोग वही करते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि यार पहले 3 चैप्टर्स तुम्हें मैनेज करना सिखाते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ा के उसको 6 चैप्टर्स कर देते हैं, फिर 6 ही चलाते हैं। तो इससे तुम्हारा ही फायदा होता है, टू बी ऑनेस्ट। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट चीजें कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल टास्क है, आगे ना। तो यू वुड बी एबल टू डू इट। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी शुरू में, बट मेहनत करो यार, हो जाएगा। ओके यस सर। कोई दिक्कत आएगी तो यार, वी टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है? चलो ठीक है यार, I'll end the meeting. I'll see you guys in the next lecture. चलो सर यू विल सॉल्व 1 2 3 सम्स? हाँ यार, मैं क्लास में सॉल्व किया करूंगा, बिल्कुल। सर होमवर्क के लिए अलग नोटबुक बनाए क्या? बना सकते हो यार, मतलब एक नोट्स, जो क्लास वर्क नोट्स हैं उनके लिए एक अलग नोटबुक रख लो, एंड रफ वर्क एंड होमवर्क के लिए एक अलग नोटबुक रख सकते हो, ठीक है? ओके। ताकि नोट्स तुम्हारे सेपरेट रहे, जिससे तुम्हें रिवाइज करना हो, होमवर्क अलग रहे। क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम नोट्स के साथ होमवर्क को मिक्स कर दोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार टीचर ने क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, है ना? तो फिर रिवीजन के टाइम तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा और इतना सारा कंटेंट है, जबकि टीचर ने सिर्फ 100 पेज लिखवाएंगे, 100 पेज तुम्हारे लिखे हुए होंगे, तो 200 पेज रिवाइज करने पड़ जाएंगे। जबकि रिवाइज क्या करना था, सिर्फ टीचर का लिखवाया हुआ। खैर वो तो स्लाइड से भी रिवाइज कर सकते हो, बट मान लो ऑनलाइन बंद हो गया, ऑफलाइन चालू हो गया, तब तो तुम्हें खुद से ही लिखनी पड़ेंगी चीजें, हाँ कि नहीं? तो तब का सोच के कर लो। हाँ यार, मैं I'll send the link to the group, don't worry. चलो, I'll end the meeting. See you guys. Thank you sir, bye sir.